पर्चा, मुहर, प्लास्टिक का डब्बा और 12 करोड़ लोग जो तय करेंगे कि बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बांग्लादेश में आज यानी 12 फरवरी को वोटिंग हुई। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये बांग्लादेश में पहला चुनाव था। इस चुनाव में शाम 4:30 बजे तक वोटिंग हुई और जो अपडेटेड फिगर्स तब तक आए थे, 45.7 लाख वोटर्स ने पहली बार वोट डाला। इसके अलावा देश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91 वोटिंग परसेंटेज रहा। ये तब तक की जानकारी थी, ये आंकड़े अपडेट भी होंगे। जिस बांग्लादेश में पहले बैटल ऑफ बेगम्स की बात होती थी, आज वहां दो पुरुष आमने सामने हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर तारिक रहमान और जमाते इस्लामी के लीडर शफीकुर रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी के ये दो दावेदार हैं। ये चुनाव इसलिए भी अलग थे कि इस बार एक नहीं दो वोट पड़े। पहला पार्टी के नाम पर सांसद के लिए और दूसरा रेफरेंडम, हाँ वोट ना वोट कहा गया वहां। क्या बांग्लादेश का संविधान बदलकर राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ा देनी चाहिए? इसका जवाब बांग्लादेश की जनता को हाँ या ना में देना था। और भी बहुत सारे सवाल थे। बांग्लादेश में कई चुनाव हुए हैं तो वहां की जनता जानती है कि सांसदों का चुनाव क्या होता है। लेकिन क्या सुदूर गांव में लोग अपने हाँ वोट ना वोट का वजन समझते हैं जो रेफरेंडम हो रहा है? जब आप राजदूत का एपिसोड देख रहे हैं, खबर गांव के साजिद और जरी बांग्लादेश में मौजूद हैं। उन्होंने बीएनपी और जमात के लोगों से बात की है, ढाका की सड़कों पर आम लोगों से बात की है, पोलिंग बूथ के भीतर जाकर देखा है कि वोटिंग कैसे हो रही है। साजिद और जेरी की कवरेज से हमें अंदाज़ा मिलता है कि बांग्लादेशी लोग अपनी किस्मत तय करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ कंफ्यूज्ड हैं, कुछ सादा वोट समझते हैं लेकिन हाँ वोट ना वोट नहीं समझते, तो कुछ जानते ही नहीं कि रेफरेंडम हो भी रहा है। लेकिन एक बात का जिक्र सभी कर रहे हैं कि हसीना के कार्यकाल में हुए बीते दो चुनावों को लेकर खासा एतराज़ है उनके भीतर। कुछ ने तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों के खराब होने का जिम्मेदार भी हसीना को ही ठहराया है। बांग्लादेश में वोटिंग के दिन क्या क्या हुआ, क्यों बांग्लादेश की जनता को एक नहीं दो वोट डालने पड़ रहे हैं, पोल्स में किसकी सरकार बनती दिख रही है और बांग्लादेश में ग्राउंड से जुड़ी और क्या अपडेट्स आए हैं, इन्हीं सारे सवालों पर हम बात करेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। जब आप ये राजदूत देख रहे हैं तो बांग्लादेश में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। साजिद ने बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुख्यालय जो निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है उसके बाहर से रिपोर्ट भेजी है, आप वो देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खबर गांव की टीम बांग्लादेश चुनाव के ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट्स आपको दे रही है। इस वक्त हम मौजूद है बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचन भवन। और आज के अपडेट्स ये हैं कि 4:30 बजे यहाँ पे जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दिया गया है। और जो लेटेस्ट अपडेट है 2 बजे तक का, उसके हिसाब से 47.98 यानी 47.98% वोट तब तक डाले जा चुके थे 2 बजे तक। और उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि अभी ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग टर्नआउट 50% से ऊपर रहा है इस बार। और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया आई है, मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है कि ये नए बांग्लादेश का जन्म है, बर्थडे ऑफ न्यू बांग्लादेश। बीएनपी लीडर तारिक रहमान का बयान आया, उन्होंने कहा है कि वो अपनी जीत को लेकर बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े आशावादी हैं। उसी के बरक्स जब हम जमात के जो चीफ़ हैं शफीकुर रहमान साहब, उनका बयान देखते हैं तो वो उन्होंने कहा है कि अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर हुए तभी वो इस चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट करेंगे। यानी यहाँ पे थोड़ा आशंका वाली बात उन्होंने कही है। उसके अलावा एक और पार्टी है, इस्लामिक पार्टी है, जिसका नाम इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश। इसका बयान बड़ा इंटरेस्टिंग आया। इन्होंने कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो हम यहाँ पर बांग्लादेश में शरिया कानून इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप भाषा का मतभेद देखिए, भाषा का बदलाव देखिए। बांग्लादेश जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है वो ये कहती है, वो भी इस्लाम की बात करती है, लेकिन वो ये कहती है कि हम इस्लामिक मूल्यों पर सरकार बनाएंगे। और जहाँ पे ये जो दूसरी पार्टी इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश, वो ये कहती है कि हम यहाँ पे शरिया जो कानून है वो बांग्लादेश में एकदम अप्लाई कर देंगे। और इसी वजह से बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है और इस पार्टी का गठबंधन होने वाला था, लेकिन दोनों के बीच इसी बात को लेकर, शरिया को लेकर मतभेद हुआ और दोनों गठबंधन से अलग अलग हो गई। उसके अलावा बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जो वक़ारुज़्ज़मा, उन्होंने दिन में कहा था
कि बांग्लादेश के नागरिक बेखौफ वोटिंग के लिए निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो वोट करें। इसके अलावा हमने बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से बम धमाकों की कॉकटेल बम के फटने की अपडेट दी थी। मुंशीगंज, फरीदपुर और गोपालगंज से हमने आपको ये अपडेट दी थी कि वहाँ कॉकटेल बम फटे हैं और कुछ एक जगह पे कुछ लोग घायल भी हुए थे, जिसमें एक बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा एक बयान ये आया है कि जमात इस्लामी ने कहा है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो जमात की तरफ से ये बयान आया है। बांग्लादेश के चुनाव में इस बार 2 वोट पड़ने हैं, एक सांसद के लिए और दूसरा संविधान में प्रस्तावित बदलाव के लिए, यानी रेफरेंडम। क्या है ये रेफरेंडम और इसे इस चुनाव में क्यों लाया गया, वो आपको पहले हम बताते हैं। आमतौर पर होता यह है कि किसी मुद्दे पर संसद में लंबी बहस होती है, फिर संसद के भीतर वोट से कानून बनता है। सांसदों से उम्मीद होती है कि वो जनता की इच्छा के मुताबिक कानून के पक्ष या विरोध में वोट डालेंगे। ये बात और है कि सांसद आमतौर पर अपने माई बाप को देखकर पार्टी लाइन पर ही वोट कर देते हैं। कुल जमा बात कहने की ये है कि एक आइडियल सिचुएशन में इस तरह से जब कानून बनते हैं तो उसमें जनता का पॉलिसी पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन रेफरेंडम अलग होता है, इसमें जनता सीधे वोट से किसी फैसले में हिस्सा लेती है। यहाँ कानून की जलेबी वाली भाषा नहीं होती है। प्रायः जनता के सामने एक सीधा सवाल रखा जाता है। जैसे 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम था। ब्रिटेन की जनता से पूछा गया था कि ब्रिटेन को ईयू का मेंबर बने रहना चाहिए या नहीं। लोगों ने इसके जवाब में हाँ या ना में वोट किया और अंततः ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया। बांग्लादेश में हो रही रायशुमारी इस मामले में दूसरे रेफरेंडम से भी अलग है। यहाँ रेफरेंडम में सीधे कोई पॉलिसी डिसीजन के बारे में नहीं पूछा गया है। यहाँ रेफरेंडम एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस का पहला हिस्सा लग रहा है। यहाँ रेफरेंडम बैलेट में 4 पॉइंट्स लिखे हैं और इनका ताल्लुक है जुलाई चार्टर से। अब ये जुलाई चार्टर क्या है? 2024 में अपराइजिंग के बाद बांग्लादेश में जुलाई चार्टर आया। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कई रिफॉर्म कमीशंस बनाए हैं, जैसे संविधान, पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंटी करप्शन के लिए। इन कमीशंस की सिफारिशों पर 30 राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ये चार्टर तैयार हुआ था। इसमें 84 संविधान संशोधनों का जिक्र है और ये संशोधन बांग्लादेश की गवर्नेंस को बदलने के लिए बनाया गया। इनका ताल्लुक सत्ता के हर अंग से है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में चेंजेस। प्रधानमंत्री के लिए टर्म लिमिट, संसद में राज्यसभा जैसा एक नया सदन बनाना, अभी यूनिकैमरल है, वहाँ एक ही सदन होता है, महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने की बातें कही गई हैं। ये चार्टर 17 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ, जिसमें 24-25 पार्टियां तब शामिल थी, जिनमें बीएनपी और जमाते इस्लामी भी थीं, जो 2 बड़ी पार्टियां थीं। लीग को तो बैन कर दिया था। 13 नवंबर 2025 को अंतरिम सरकार ने जुलाई चार्टर के इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर को अप्रूव किया। इस ऑर्डर के मुताबिक अगली संसद अब 2 सदनों वाली होगी, यानी बाई कैमरल, मतलब एक लोअर हाउस जैसा अपने यहाँ लोकसभा होता है, जो अभी की तरह 300 सीटों वाला जातीय संसद होगा वहाँ, और एक नया अपर हाउस बनेगा जिसे ऊपरी सदन कहा जाएगा। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन भी कहा जाएगा। इसमें 100 मेंबर्स होंगे। ये 100 सदस्य पार्टियों को मिले वोट के हिसाब से प्रोपोर्शनल तरीके से चुने जाएंगे। जो वोट परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से सीटें दे देंगे, यानी जितने प्रतिशत वोट किसी पार्टी को मिले उतने ही प्रतिशत सीटें अपर हाउस में मिल जाएंगी। सबसे ज़रूरी बात, संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए अपर हाउस के ज़्यादातर लोगों की मंजूरी ज़रूरी होगी। आइडिया यह है कि इससे कोई भी एक पार्टी आसानी से संविधान नहीं बदल पाएगी, लेकिन ये तरीका काम कहाँ करता है। दूसरा कि जो पार्टियां चुनाव में जीतेंगी उन्हें जुलाई चार्टर में तय हुए 30 बड़े सुधारों को लागू करना ही पड़ेगा। ये सुधार सब पार्टियों ने मिलकर सहमति से तय किए थे। इनमें संसद में महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी देना, स्पीकर और पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन विपक्ष से चुनना, प्रधानमंत्री के लिए टर्म लिमिट लाना और राष्ट्रपति की ताकत बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। जीतने वाली पार्टी जो भी होगी इन्हें लागू करने के लिए मजबूर होगी। इस चार्टर के मुताबिक जब यह परिषद भंग हो जाएगी तब उसके फैसलों को सीधे संविधान में जोड़ दिया जाएगा और गजट में छाप भी दिया जाएगा। ऐसे ही 84 प्रपोजल्स हैं। इसी चार्टर को लेकर रेफरेंडम हुआ है। जो ब्लैक एंड व्हाइट बैलेट है पार्टी को वोट देने के लिए है, सांसद को, और एक पिंक बैलेट है वो रेफरेंडम के लिए है। अब एक चीज़ है जिस पर गौर करना चाहिए, जनता को जो पिंक बैलेट दिया गया है क्या उस पर 84 के 84 प्रपोजल्स हैं? नहीं,
जनता को बैलेट पर मुख्य बातें नजर आती हैं 4 बड़े पॉइंट्स में। पहले पैराग्राफ में लिखा है कि चुनाव आयोग और दूसरे संवैधानिक संस्थान जुलाई चार्टर के मुताबिक बनाए जाएंगे। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अगली संसद 2 सदनों वाली होगी, 100 सदस्यीय ऊपरी सदन बनेगा, संविधान में कोई भी संशोधन करने के लिए ऊपरी सदन में बहुमत की जरूरत होगी। साफ है कि ये दोनों पैराग्राफ बिल्कुल अलग अलग मुद्दों की बात करते हैं। कुछ प्रस्तावों को जनता का बड़ा समर्थन मिल सकता है, कुछ को नहीं भी मिल सकता है। कुछ बातें लोगों को जरूरी लग सकती हैं और कुछ उन्हें पसंद नहीं भी आ सकती हैं। लेकिन बैलेट में ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि आप इन चीज़ों में से किन से सहमत हैं, किन से नहीं है। जो 84 चेंजेस हैं, कितनों को आप मानते हैं? दोनों सवाल, जो 2 बड़े सवाल हैं 4 पॉइंट्स में, या कह लीजिए पूरे 84 संशोधनों के लिए एक ही जवाब देना है, हाँ या ना। नतीजा यह है कि रेफरेंडम लोगों को मजबूरी में एक समझौता करने को कहता है। या तो वो कुछ ऐसे प्रस्ताव स्वीकार कर लें जिससे वो सहमत नहीं, और प्रस्ताव ऐसे हैं कि अगर आप हाँ में वोट दे देते हैं तो बाद में जनता का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर नहीं में वोट देते हैं तो पूरी सुधार प्रक्रिया ही अटक जाएगी। इस रेफरेंडम को यूनुस सरकार का मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है, क्योंकि यूनुस सरकार ने इस रेफरेंडम के लिए खुलकर हाँ के पक्ष में प्रचार किया। यूनुस सरकार का कहना है कि हाँ वोट देने से फांसीवाद हार जाएगा। खबरगांव की टीम ने ग्राउंड पर यह महसूस किया कि सारे वोटर्स ये नहीं जानते कि रेफरेंडम में हो क्या रहा है। जो जानते भी हैं उन्हें हाँ वोट या ना वोट की अहमियत का कितना अंदाज़ा है, ये सोचने वाली बात है। आप ये चीज़ें देखिए जो साजिद ने भेजा है। अच्छा, एक समस्या हमने ये देखी जितनी भी पोलिंग बूथ में हम गए अंदर, तो ये रेफरेंडम वाला जो सिस्टम नया ऐड किया गया है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जानकारी नहीं है। तो आप कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग वो रेफरेंडम वाले सेक्शन में भी जाके वोट दें? ये आप वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द पीपल who are educated, they know what referendum। हमने अभी बात की कुछ लोगों से, वो एजुकेटेड भी थे लेकिन उनको नहीं पता था, और पोलिंग ऑफिसर्स भी उसकी जानकारी उस तरीके से दे नहीं रहे थे। ये सच है जे रेफरेंडम कुछ लोग जानता है, कुछ लोग नहीं जानता। कोई जान के दे रहा है, कोई नहीं जान के दे रही, बट दिस इज स्टार्टिंग। तो ये रेफरेंडम में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने वाले हैं, आपको पसंद है? वो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं कुछ। मोस्ट ऑफ द पॉइंट आई सपोर्ट। जैसे कौन सा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट जो क्रिमिनल हो, प्रेसिडेंट उसको माफ करने दे, पहले माफ कर नहीं सकता, वो क्लोज कर रहे हैं। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर का 10 साल का जो टर्म है, वो भी ठीक है, समर्थन कर रहे हैं। समझ जुडिशरी को मजबूत करने की जो बात कही, न्यायपालिका को, वो भी ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये कही जा रही है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी और आर्म फोर्स की भी जो कमान होगी, सेना की कमान होगी, उनके हाथ में आ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक पावर मिल जाएगी अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास? ये तो जो पार्टी मेजोरिटी लेके आएगा, सो पार्लियामेंट के तो उसका पावर हाई, वो तो करेगा। आई डोंट थिंक सो। People are in Bangladesh now very cautious. They found anything wrong, people will say in future. Now the Bangladesh is different country, belongs to young generation. Even जो आ रहा है, जो कैंडिडेट है जो वो भी यंग है, जो वोटर है वो भी यंग है। तो आपको लगता है कि ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगी इससे? ये एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? You know that if constitution changes, some amendment changes and new government will form, and definitely it would be actually fair, ethical elections, so far we assume. तो आपकी इस चुनाव से उम्मीद है? Yeah. ये पहली बार है जब बांग्लादेश में इस तरह का रेफरेंडम हो रहा है। इससे पहले भी बांग्लादेश में रेफरेंडम हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग थे। इससे पहले 3 रेफरेंडम हुए हैं, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के समय हुए थे, जब शासकों को अपनी सत्ता को लीगल साबित करना था। 1977 और 1985 के रेफरेंडम को जियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद की सैनिक सरकारों को वैधता देने की कोशिश माना गया। तब सवाल यह पूछा गया था कि क्या आपको राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान और उनकी नीतियों पर भरोसा है? इसके बाद इसी तरह का सवाल अगले जनरल के लिए भी पूछा गया। इसके बाद 1991 का रेफरेंडम एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसने बांग्लादेश को पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी दी। यानी इतिहास में रेफरेंडम अक्सर सिर्फ जनता की राय जानने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को वैधता देने के तौर पर भी इस्तेमाल किए गए हैं बांग्लादेश में। अब जुलाई चार्टर वाला रेफरेंडम हो रहा है।
बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टियां बीएनपी और जमात इस्लामी जुलाई चार्टर पर दस्तखत कर चुकी हैं। खासकर जमात इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है, क्योंकि उसके मुताबिक ये वही व्यवस्था बदलने का मौका है जिसने पिछले 50 सालों से आवामी लीग और बीएनपी का ही दबदबा बनाकर रखा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बशीर अली अब्बास इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि बीएनपी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह सहज नहीं है। फिलहाल उसने सहमति दी है क्योंकि उसे भरोसा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो इन बदलावों को वो बाद में संशोधित भी कर सकती है। अगर जनता चार्टर के पक्ष में वोट देती है तो संभव है कि बीएनपी की सरकार कुछ सुधारों को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। वहीं अगर जमात की अगुवाई वाली सरकार आती है तो वो इन सुधारों को तेजी से लागू करने पर जोर दे सकती है। एक्सपर्ट्स इस रेफरेंडम के बारे में क्या कहते हैं और सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और वकील तानिया अमीर द इकोनॉमिक टाइम्स को बताती हैं कि इस बार जो प्रस्ताव लाए जा रहे हैं वो सिर्फ छोटे बदलाव नहीं हैं, वो देश के संविधान की बुनियादी सोच और पहले से तय माने जाने वाले मुद्दों को ही पलटने की कोशिश है, ताकि यूनुस के बताए गए नए बांग्लादेश की नींव रखी जा सके। मेक बांग्लादेश ग्रेट अगेन। ये सुधार बांग्लादेश के मूल इतिहास और कानूनी विरासत के लिए खतरा हैं, वो ये कहती हैं आगे। उनके मुताबिक इससे ऐसा लगेगा जैसे देश अपने ही इतिहास को मिटा रहा हो और 1971 की आज़ादी की कानूनी बुनियाद को कमज़ोर किया जा रहा हो। इसके अलावा लॉ एक्सपर्ट स्वाधीन मलिक का कहना है कि 1972 का संविधान बांग्लादेश की कानूनी रीढ़ है। अगर इसे ख़त्म या खारिज करने की कोशिश होती है तो इसका मतलब होगा कि बांग्लादेश को एक देश के रूप में जिस कानूनी आधार पर खड़ा माना जाता है उसी पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। यानी इन बदलावों से राष्ट्रपति की पावर तो बढ़ेगी, साथ ही साथ बांग्लादेश के मूल संविधान में भी एक बड़ी तब्दीली आएगी, आमूल चूल। लेकिन ये तो एक्सपर्ट्स की कई महीन बातें हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जो वोटर है वो राहत का इजहार कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में वैसी रोक टोक नहीं है जैसी पिछले 2 चुनाव में थी। अब यहाँ एक बड़ी गजब की आयरनी है। लोग हसीना की बुरी नीतियों को याद कर रहे हैं जो उनके मत से हैं, कह रहे हैं कि अब चुनाव निष्पक्ष है। लेकिन क्या ऐसे चुनाव को निष्पक्ष माना जा सकता है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की ही पार्टी बैन हो? बांग्लादेश में बीते 2 चुनावों में हसीना पर जो इल्ज़ाम लगे उनसे सब वाकिफ़ हैं, लेकिन उन्हें गलत कहने वालों ने भी तो वही किया जो हसीना ने किया था। ये कैसा बदलाव है? फिलहाल बांग्लादेश में वोटों की गिनती चल रही है। वोटिंग के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक बीएनपी नेता महिबुज्जमान कोची की पोलिंग सेंटर में गिरने से मौत हुई। बीएनपी का इल्ज़ाम है कि कोची सुबह वोट डालने गए थे, उन्होंने पोलिंग सेंटर के अंदर वोट मांगने का विरोध किया। इस दौरान जमात के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का दे दिया, वो ज़मीन पर गिर गए और उनके सिर में चोट लगी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके अलावा कई पोलिंग सेंटर्स पर देसी बम भी फेंके गए हैं। ये बम बांग्लादेश के गोपालगंज सदर इलाके के पोलिंग सेंटर पर फेंके गए। इसमें अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है। ये भी सुन लीजिए कि जो बड़े नेता हैं बांग्लादेश के वो क्या कह रहे हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने चुनाव के नतीजे जल्दी घोषित करने की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मतदाता जल्दी जान सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया उसका क्या नतीजा रहा। तारिक रहमान का कहना है कि अगर नतीजे घोषित करने में देरी हुई तो लोगों में भ्रम फैलेगा। इसके अलावा तारिक ने यह भी कहा कि अगर वोटिंग निष्पक्ष हुई तो ये नतीजे मान्य होंगे, लेकिन अगर वोट के दौरान गड़बड़ी या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई होगी तो ऐसे नतीजे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 3 सीटों पर वोटिंग स्थगित करने की मांग की थी। 12 फरवरी की दोपहर जमात इस्लामी के गठबंधन का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा। चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन के सामने उन्होंने 3 सीटों पर वोटिंग स्थगित करने की मांग की। गठबंधन का कहना है कि इन इलाकों में वोटिंग प्रोसेस में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटिंग को रोकना जरूरी है। बांग्लादेश जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान का कहना है कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता की हो, न किसी पार्टी की या व्यक्ति या परिवार की। इन चुनावों पर शेख हसीना क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। इंडिया में है NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हुए इन चुनावों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस चुनाव को बिना वोटर्स वाला, गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया है। शेख हसीना ने चुनाव को धोखा बताते हुए कहा कि उनके दल आवामी लीग के बिना और जनता की भागीदारी के बिना करवाया गया। उनके मुताबिक वोटिंग के दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान का बहिष्कार किया। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई जगहों पर वोटर्स दिखे ही नहीं और बूथ लगभग खाली पड़े रहे। शेख हसीना ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का ही हवाला देते हुए कहा, सुबह 11 बजे तक यानी 3.5 घंटे में सिर्फ 15% वोटिंग हुई थी। करीब वोटिंग के सबसे अहम समय में इतनी कम भागीदारी ये साबित करती है कि जनता ने आवामी लीग के बिना हुए इस चुनाव को नकार दिया।
हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस ने लोगों के वोट देने के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान को नज़रअंदाज किया। शेख हसीना का आरोप है कि 11 फरवरी की शाम से ही चुनाव एक तरह का तमाशा बन गया था। वोटिंग सेंटर पर कब्जा, फायरिंग, पैसे देकर वोट खरीदना, बैलेट पेपर पर जबरन मुहर लगवाना और नतीजों के शीट पर एजेंट से जबरन दस्तखत कराना जैसी घटनाएं सामने आई हैं, शेख हसीना कह रही है। इसके अलावा 1994 से देश निकाला झेल रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमात इस्लामी के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर बीएनपी जीत हासिल करती है तो जमात इस्लामी बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार मुख्य विपक्षी दल बन जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार आवामी लीग पर से बैन हटा देगी, जिससे विपक्ष सेक्युलर या लेफ्ट लीनिंग पार्टियों से आए, न कि धार्मिक पार्टियों को विपक्ष में बैठने का मौका मिल जाए। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भारत ने कहा है कि पहले नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नतीजे आने के बाद ही ये देखा जाएगा कि जनादेश किस तरह का है और भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और भरोसेमंद चुनाव के ही पक्ष में है। ये था आज का राजदूत, जिसे रिया ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। हमने आपको कई बार बताया है कि साजिद और जेरी हैं बांग्लादेश में और बड़ी मेहनत से आपके लिए वहाँ से वो ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स को ज़रूर देखिए। पहला मौका है इंटरनेशनल कवरेज का खबरगांव के लिए, साजिद के लिए, जेरी के लिए। तो उनको फीडबैक दीजिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है और ये रिपोर्ट जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी बांटिए। जब रिपोर्ट चलेगी तो रिपोर्टर को मज़ा आता है काम करने में और फिर वो और मेहनत से जुट जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन रिपोर्ट्स को। थैंक यू सो मच।